तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे पढ़ते हैं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसके आगे का पोर्शन समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो है पोटेंशियल को समझने की। भाई कि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कोई चीज़ यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी चीज़ जो होगी वो फ्लो करती है हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये आपको यहाँ पे सीखना है। तो अगर आपके पास तुमने देखा होगा, मैं बोलूँगा कि जैसे ये अर्थ में क्या कर रहा है, अर्थ के सरफेस पे आपने किसी बॉल को छोड़ दिया, मतलब अर्थ का सरफेस है, आपने किसी बॉल को ऊपर से छोड़ दिया, फ्री फॉल कराया उसका। तो फ्री फॉल जब कराया तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये हाई पोटेंशियल पता नीचे क्यों आ रहा है हो, क्योंकि देखो ये एक जगह से दूसरी, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आ रहा है, फिर तीसरी तब नीचे आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से जब वो नीचे गया, नीचे ही क्यों जा रहा है, देखो ये हाई पोटेंशियल पे रहा होगा, फिर ये लो पोटेंशियल पे रहा होगा, फिर इससे भी लो पोटेंशियल पे नीचे वाला रहा होगा, ऐसे ऐसे करके वो जा रहा होगा, है ना। तो ये था, मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ हमेशा फ्लो करेगी कहाँ से कहाँ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, जैसे ये पानी के मैंने दो टैंक लगा दिया ऐसे, और मैंने एक में ज़्यादा पानी भर दिया, कुछ हाइट तक, इसकी हाइट ज़्यादा थी और इसकी हाइट बेचारे की कम थी। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ से बीच से ये वॉल्व थी उसको खोल दिया। तो भाई तुमने देखा होगा यहाँ से यहाँ नहीं जाता पानी यहाँ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाएगा, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना हो, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है ना। फिर उसी तरह जैसे यहाँ पे ऐसा होता है कि चीज़ें फ्लो करें कहाँ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उसी तरह चार्जेस में भी ऐसे ही होता है। तो अगर कोई दो बॉडी हैं, दो चार्ज्ड स्पेयर है आपके पास मान लो, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और एक पे पॉजिटिव चार्ज कम है। ठीक है, अब ये मैं बोल सकता हूँ ये हाई पोटेंशियल पे, इस पे ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, और ये क्या है, लो पोटेंशियल पे। तो यहाँ से अब देखो एक बात ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर जाएंगे नेगेटिव की, ये पॉजिटिव की दूसरे वाले की तरफ, ठीक है, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो इलेक्ट्रॉन का आता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। दैट्स द रीज़न वाई यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो कम है। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, मूव हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करेंगे भैया। और यहाँ है क्या, इलेक्ट्रॉन्स कम, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है, लेस इन नंबर, लेस बोल सकता हूँ मैं, लेस, ठीक है, यहाँ पे लेस है तो यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब देखो आप, हम कैसे बोल सकते हैं इसे, अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल के टर्म में देखो, हम करंट कैसे फ्लो कराते हैं सर्किट में, क्या करते हैं, ऐसा करते हैं ना, ये जैसे कंडक्टर है और हम क्या करते हैं, टर्मिनल्स लगाते हैं ऐसा, तो हम बोलते हैं कहाँ से कहाँ करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कहाँ से, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। लेकिन हमने पुराने जमाने से जो फॉलो करे आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पॉजिटिव के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या है, ये हाई पोटेंशियल पे है, और ये जिसमें पॉजिटिव चार्जेस कम थे वो क्या थे, लो पोटेंशियल में, पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ। लेकिन भैया अब आप इसको दूसरे टर्म से कैसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन की मात्रा यहाँ कम है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है, तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन के टर्म में सीखो ना तो ज़्यादा बेहतर है। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में अगर मैं इसको बताऊं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है, वो हाई पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है या लो पोटेंशियल में है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, तो हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगी चीज़ें, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, तो भाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन की मात्रा यहाँ पोटेंशियल जो है यहाँ ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे ऐसा, अगर तुम उसको कनेक्ट कर दोगे किससे, किसी कंडक्टर या वायर से कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे कहाँ, दूसरी तरफ। कुल मिला के इन सब से सिर्फ इतना कंक्लूजन आया कि भाई कोई भी चीज़ है वो फ्लो कैसे करेगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमारा फोकस जो होगा वो इस तरफ होगा कि चार्जेस कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, चार्जेस हमेशा फ्लो करेंगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में सीखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं पॉजिटिव के टर्म्स में बोलूँ तो पॉजिटिव देखो, जहाँ यहाँ पॉजिटिव जहाँ ज़्यादा होगा और पॉजिटिव जहाँ कम होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उल्टा फ्लो करेंगे। पॉजिटिव के टर्म्स में अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन उल्टा फ्लो करेंगे, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में, यहाँ पॉजिटिव कम था यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा था, तो अगर पॉजिटिव के टर्म में बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ कर रहे हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ऐसा भी बोल सकते हो। आई होप थोड़ा कन्फ्यूजन ना हुआ हो, समझ में आ गया हो, ठीक है। आगे बात करते हैं पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, चार्जेस के केस में कैसे पोटेंशियल निकालते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जैसे कुछ
कॉन्सेप्ट सीखने की कि भाई पोटेंशियल निकालते कैसे हैं किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास कोई चार्ज है, मान लो ये कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, या कोई चार्ज ही है, एक चार्ज है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, जो भी है, प्रोटॉन है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये चार्ज है, अब ये कोई चार्ज है, ध्यान रखना कोई पॉइंट चार्ज है, ये ऐसा लिख लेना इसको। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, ये ध्यान रखना, अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड बना देता है जहाँ पे वो कोई और दूसरा चार्ज आएगा ना तो उस पर फोर्स लगाएगा। तो आप देखो ये ऐसे बना दिया इसने चार्जेस, ठीक है। इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है पॉजिटिव वाले केस में, नेगेटिव वाले केस में क्या होता है, अंदर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये जो फील्ड इसने चारों तरफ बनाया है, ये वो फील्ड है, ये वो रीजन है जहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा ना तो उस पर धक्का मारेगा, ठीक है। तो अब धक्का मतलब देखो फोर्स लगाएगा, मेरा कहने का मतलब अगर पॉजिटिव होते हैं, अगर सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या होता है, रिपल्शन होता है, या रिपल करते हैं एक दूसरे को। अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं तो भाई क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इतना तुम्हें पता है, ठीक है, इतना तो सबको ही पता होता है। तो चार्ज की यही प्रॉपर्टी होती है। अगर कभी क्वेश्चन आए ना कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ये प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अगर मैं अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है टेस्ट चार्ज का। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज क्या होता है, कम ऑन यार, ठीक है, अच्छे लेवल से सीखेंगे। देखो टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक ऐसा छोटा सा चार्ज जो आप टेस्ट करने के लिए यूज करोगे। इमेजिन करोगे कि ऐसा एक चार्ज है, इसको मैं क्यू नॉट का नाम दे देता हूँ, छोटा सा चार्ज है जो इसके जैसे ही यहाँ पे जाएगा वो इसके फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बस इस पे फोर्स लग जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इतना छोटा चार्ज है कि वो इसके फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, जैसे ही वहां पे जाएगा इसके जरिए जो इस पे फोर्स लगेगा हम वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट करने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, इस टेस्ट चार्ज को, ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे ले आए, मान लो अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ, मान लो सोचो थोड़ा सा, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है ए, ठीक है। अब सोचो अगर मैं क्या करूँ, इस टेस्ट चार्ज को कहीं दूर से ला के यहाँ पे ला रहा हूँ, समझो इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से उठा के कहीं इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे ले आया, इन्फिनिटी से उठा के इस बी पॉइंट पे ले आया, ऐसे क्यू नॉट को यहाँ पे ले आया, कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, है ना। तो भाई जब इस पे क्या हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इसको अगर सोचो यार, जैसे ही फील्ड में आ रहा होगा, जैसे मैं यहाँ ला रहा हूँ, तो जैसे ही फील्ड में आया होगा, उसके रीजन में आया होगा, तो वैसे ही उस पर फोर्स लगना शुरू हुआ होगा और उसको जबरदस्ती आगे, अगर मैं उसको जबरदस्ती आगे लाऊं, यानी कि हमें उसे वर्क करना पड़ेगा, इसको ना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो वर्क वो अपने में स्टोर कर लेता है पोटेंशियल के फॉर्म में, मतलब अपने अंदर वो चार्ज अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं ना, तो हम बोलते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, ध्यान से सुना, पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी वो चार्ज स्टोर करता है, दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अगर आप चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट में ले आते हो, किसी भी पॉइंट में यहाँ पे ले आते हो, इस फील्ड के चारों तरफ कहीं पे भी ले आओ आप यहाँ पे, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल बता देगा, अगर आप उसका वर्क डन आपको पता है। मतलब देखो यहाँ से लाया उठा के यहाँ, तो कितना वर्क डन हुआ है उस टेस्ट चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट में लाने में, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल बता देगा। फिर से मैंने क्या बोला, देखो हाँ, पहले एक चीज, अगर जैसे मैंने बोला ये इन्फिनिटी है, पता नहीं कहाँ से ला रहा हूँ मैं, यहाँ से ला रहा हूँ, मैं टेस्ट चार्ज को आगे ला रहा था, उस पर फोर्स लग रहा था, तो वो वर्क करेगा, उसको काम करना पड़ेगा, धक्का मार के लाएगा, जो भी तो जबरदस्ती वर्क कर रहा है, और तब जाके वो इस पॉइंट में आया। तो भाई यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा, कितना वर्क करना पड़ रहा है इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाने में, इन्फिनिटी से यहाँ लाने में। यही तो डेफिनेशन होती है पोटेंशियल, किसी पॉइंट के पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, the amount of work done in moving a test charge from infinity to that point in an electric field of the charge is known as what, potential of that point। सुनो, मैंने बोला VA, ये है पोटेंशियल, ठीक है, ये ध्यान रखो। अच्छा एक और चीज, पहले एक और चीज सीखते हैं। अगर मैं यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उठा के ले जाऊं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को उठा के ले जाऊं, टेस्ट चार्ज को मूव करा दूं ऐसे, तो वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क होता है, वो जो वर्क करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने के लिए, वो क्या होता है, उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस, उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब VA माइनस VB,
ठीक है, ये पास है ना तो ज़्यादा फोर्स लगेगा उसमें, तो ये हाई पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल पे। तो मैंने लिख लिया क्या, वी ए माइनस वी बी। तो बेटा ऐसा निकाला जाता है किसी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, कम ऑन यार, ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सवाल आता है व्हाट, हाउ टू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज व्हाट, is known as what, potential difference between the 2 points। तो कितना वर्क हुआ है उस टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने के लिए, वो उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भगवान जाने। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक और चीज़ बताता हूँ, इसी में बताते हैं। देखो अगर अब सोचो, मैं ना इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, ए का निकालना चाहता हूँ, चलो ए का निकालना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, मैं निकालना चाहता हूँ ए का पोटेंशियल इसी फॉर्मूले से, वी ए माइनस, एक मिनट है, कितना वर्क डन हुआ है। अब देखो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, क्या कैसे डिफाइन कर देते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, आप यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो, टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो वाला, या मूविंग नॉर्मल चार्ज भी बोल सकते हो, कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहां लाने में, उस पॉइंट में लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल बता देता है। तो ये पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, और चार्ज कहां से उठा के लाया हूं, इन्फिनिटी से उठा के लाया हूं यहां तक। और बेटा जो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है। तो ये क्या, दूसरा पॉइंट कहां है, जीरो पे, यहां इन्फिनिटी, मतलब उसका पोटेंशियल क्या है, जीरो, इन्फिनिटी से ला रहा हूं ना, आप ऐसे बोल सकते हो v एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे लाया, ए पॉइंट पे। तो अब देखो कितना वर्क डन हुआ है, यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज लिया है, आप नॉर्मल चार्ज भी ले सकते हो, आप क्यू चार्ज बोल सकते हो, कि चार्ज को एक जगह से इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पॉइंट में लाने में कितना वर्क डन हुआ है, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल बता देगा। आई होप समझ में आ रहा हो। अगर मैं बोलूँ वी बी, तो वी बी का पोटेंशियल निकालो, तो वी बी माइनस, देखो इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट में लाया हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन किसी चार्ज को, या टेस्ट चार्ज को भी ले सकते हो आप, जैसी तुम्हारी मर्जी, कैसे भी डिफाइन कर सकते हो आप इसे। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया, इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से वी बी इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू अपॉन क्यू, ऐसा लिख सकते थे। और ये क्या है, 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल, ये क्या है, ए पॉइंट का पोटेंशियल, ये बी पॉइंट का पोटेंशियल, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप समझ में आया हो ये कॉन्सेप्ट। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज नोन एज व्हाट, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो चलिए अब बात करते हैं कि सेल करता क्या है एक्चुअल में। सेल ऐसा क्या कर देता है कि उसमें करंट फ्लो करने, कंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मान लो आपके पास कोई नॉर्मली एक रॉड पकड़ी हुई है, रॉड रखी हुई है मान लो आपने, ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर तार, तो कोई तार रखा हुआ है, तो तार में तो करंट लगता नहीं नॉर्मली, अगर मैं यूँ भी रख दूंगा, ठीक है, कनेक्शन नहीं दूंगा उसे किसी के साथ भी, करंट फ्लो नहीं कराऊंगा वहाँ पे, तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब देखो नॉर्मली अब ऐसा क्या होता है, सेल या बैटरीज ऐसा क्या कर देती हैं कि अचानक से उनमें करंट दौड़ने लग जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर कभी सवाल आता है कि सेल का काम क्या है या बैटरीज का काम क्या है, तो भाई उनका सिर्फ नॉर्मल सा काम है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। अभी पढ़ा था हमने अभी पढ़ा था ना कि वो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तब चीज़ें फ्लो करती है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये कोई सेल लगा दिया मैंने, बैटरी भी लगा सकता था। तो अब देखो तुम्हें ये वाला, अब हम लेते कैसे हैं करंट का डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे लिया जाता है ना, ऐसा। ठीक है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट है। लेकिन जब हम, अब देखो मैंने इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बोलो, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वी वोल्टेज होता है ना उसका, सेल का कुछ वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर ये वी वोल्ट बोला है, तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, उतना ही वोल्टेज क्रिएट कर देता है, ऐसा अजम्पशन है अभी। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा, उतना ही वोल्टेज वहाँ क्रिएट नहीं होता है एक्चुअल में। तो फिलहाल अभी इतना समझो, मान लो वी वोल्टेज है, मतलब वी वोल्ट की हमारे पास बैटरी है, तो वो क्या करता है, इन दोनों एंड्स पे हमारे पास सेल है, ठीक है, बैटरी बोल दी मैंने, दिस इज अ सेल। तो ये सेल जो है वी वोल्ट की जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, मतलब ये समझ लो ये लो मतलब जीरो, और ये क्या है, वी वोल्ट, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, जरूर नहीं है जीरो, वही आप कैसे भी ले सकते हो, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, बस दोनों तरफ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी का क्रिएट हो जाएगा, वी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो देखो मूव करना शुरू हो जाते हैं। पहले ना जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, तो भाई उस दौरान कोई कनेक्शन जब नहीं दिया होता है तो वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन,
इधर उधर डायरेक्शन में मूव करे, कोई इधर मूव करे, कोई इधर मूव करे, तो भाई उस दौरान कोई करंट फ्लो नहीं करती। जैसे ही आप सेल कनेक्ट कर देते हो, सेल कनेक्ट कर देते हो इसमें, या बैटरीज कनेक्ट कर देते हो किसी कंडक्टर में, तो भाई उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लग जाता है। क्यों? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय द सेल और द बैटरी। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाते हैं, इसी को तो करंट बोलते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। पोटेंशियल डिफरेंस जो ये क्रिएट करता है, उसको किस में नापते हैं? बोल्ट में नापते हैं। बोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। तो बोल्ट नाम था, मतलब बोल्ट उसकी यूनिट है। जब भी आएगा, जैसे ये बोलते हैं ना 20 बोल्ट का सेल है, 10 बोल्ट का सेल है, ऐसे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस पे। तो चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। भाई हर एक कंडक्टर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, ठीक है। बात करते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, सीधी सी बात है। तो वो आता कैसे है, ये सब चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो यार एक तुमने बैटरी लगा दी, V वोल्ट की बैटरी थी, इसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा यहाँ पे, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हुए हैं। तो अगर मैं पहले नॉर्मल सी बात कर दूं, अगर ये नॉर्मल सा कंडक्टर था, कोई जब कनेक्शन कुछ नहीं था, अगर तुम नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी रखोगे, ठीक है, तो उस दौरान उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन समझते हो ना, जो एटम होता है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन जब लूज होके बाहर निकल जाए थोड़ा सा, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब अंदर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मेटल्स के केस में कोई कंडक्टर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, कंडक्टर ले लो, ओके। उस दौरान क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें। कुछ भी नहीं ले सकते, मतलब कंडक्टर लेना है। कंडक्टर मतलब मेटल्स। मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में, ओके। अब बात आई यार, जब ये इलेक्ट्रॉन ना बाहर निकले होंगे, इलेक्ट्रॉन एटम से तो निकले होंगे लूज होके, उनको जब एनर्जी मिली होगी रूम टेम्परेचर में, तो लूज हो गए होंगे, मतलब बाहर निकल गए होंगे उससे, ठीक है। उन्हें थोड़ा सा ही एनर्जी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो फ्री हो गए थे। पर भाई बात करते हैं, अगर इसके अंदर एटम थे, कम ऑन यार, इट इज अ मैटर। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज व्हाट? मैटर। अभी हम कोई मैटर कुछ भी है, उसके अंदर एटम है। अब वो एटम था जो उसका इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है आउटर मोस्ट शेल में, उसको थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर में भी एनर्जी मिल गई, और वो क्या कर गया? वो बाहर मूव कर गया ऐसा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन, अब ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो रहा नहीं, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया। तो अब ये क्या बन जाते हैं? आयंस। क्या बन जाते हैं? आयंस। तो ऐसे ही करके बहुत सारे आयंस वहां पे मौजूद होंगे, जिन्होंने, बहुत सारे एटम्स ऐसे थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए थे। इट मीन्स वहां पे आयंस हैं। इट मीन्स वहां पे आयंस, ऑलरेडी आयंस भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। पर आयंस तो मूव नहीं करते, ये वाले आयंस तो मूव करेंगे नहीं। मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देख सीख इसका कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का। आपने क्या करा, इस वोल्टेज, ये वोल्टेज क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, आपने वोल्टेज क्रिएट कर दिया यहाँ पे, यहाँ वोल्टेज बैटरी के थ्रू वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, वोल्टेज वही हुआ। अब देखो, अभी ये पहले रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन, यूं 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 यूं, कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, ऐसे करके। जैसे आपने ऐसा क्रिएट करा, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना मूव कर शुरू हो गए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। कोई इधर जा रहा है, इधर 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 की तरफ, सब एक तरफ जाने लग गए, ठीक है, एक तरफ जाने लग गए। तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं बीच में टकराएंगे, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव आयंस के साथ भी टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे। यहीं से रुकावट पैदा होना शुरू होती है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। भाई जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं तो वो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, आयंस के साथ भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस पैदा होता है, रुकावट पैदा होता है। तो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ द flow of in the path of the electrons is known as what? Resistance. I hope समझ में आ गया हो रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध मतलब रोकना, रुकावट पैदा होना। तो इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस किसके कारण आता है? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आल्सो विद व्हाट? पॉजिटिव आयंस के साथ प्रेजेंट इन द कंडक्टर। ओके, तो आई होप रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो सीख लिया कि कोलिजन के कारण आता है, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन इलेक्ट्रॉन के साथ, और क्या बोलते हैं पॉजिटिव आयंस के साथ, वहाँ तब रेजिस्टेंस बनता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स की, कि रेजिस्टेंस में फ़र्क कैसे पड़ेगा किसी कंडक्टर के। तो यार अगर उसका नेचर चेंज कर दो आप, मतलब सिल्वर की जगह कॉपर ले लो, कॉपर की जगह इंसुलेटर ले लो, क्या फ़र्क हो रहा है? तो देखो एक चीज़ बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर मतलब ये बताता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अच्छा कंडक्टर होगा, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होंगे ही नहीं वो बुरा कंडक्टर होगा, जिसको इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे कि वुड,
लकड़ी और रबर, इनमें क्या होते हैं, ना के बराबर ना होते ही नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट्स द रीजन वाई उनको इंसुलेटर बोला जाता है। तभी तो बोला मैंने कि नेचर पे डिपेंड करेगा, जिसके पास जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। बात करते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ मतलब अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं, लेंथ बढ़ाने पे क्या होगा, उनको बहुत देर तक, जो पहले देखो एक वायर है मेरे पास इतनी और दूसरी वायर है मेरे पास इतनी, ठीक है, दोनों देखो बराबर थिकनेस थी दोनों की, लेकिन लंबाई अलग अलग थी। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इतने देर तक, इतने डिस्टेंस तक ही टकराएंगे, कोलिजन इतने देर तक ही होगा, इतनी लंबाई तक ही होगा। और यहाँ वाले में बहुत देर तक टकराएंगे, यहाँ देख रहे हो इधर इतनी लंबाई, इतनी डिस्टेंस तक वो टकराते रहेंगे आपस में। तो लेंथ के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेंथ के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें टाइम मिल जाता है, काफ़ी समय मिल जाता है टकराने के लिए, ठीक है। कोलिजन ज़्यादा होने, कोलिजन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, लंबे समय तक, लंबी दूरी तक बोल सकते हो आप, लंबी दूरी तक क्या हो गया, कोलिजन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं थिकनेस ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर एक पतली वायर है, मान लो एक पतली वायर है और एक मोटी वायर है, किसमें ज़्यादा करंट जाएगी सोचो। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन कम होगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे कोलिजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया पतला है, तो वहाँ पे उन्हें जगह नहीं मिलेगी इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, तो होगा क्या, कोलिजन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम। ये जो छोटा सा एरिया जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अंदर, ठीक है, मतलब जहाँ से हम जैसे बैटरी बुटरी लगाएंगे तो जो वो मिलेगा सर्किट, जो फ्लो पाथ मिलेगा उन्हें मूव करने के लिए, वो बोल रहा हूँ मैं क्या है, कम है। वो जो पतला, ये पूरा एरिया क्या है, पतला है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, पतला है, जिसकी वजह से क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा, यानी कि उन्हें ज़्यादा मतलब दूर दूर हो जाएंगे तो कोलिजन कम होगा इस केस में, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इट मीन्स आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि मोटी तार में रुकावट पैदा नहीं होगी, मोटी तार में रुकावट कम पैदा होगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यहाँ पे करंट ज़्यादा जा सकती है। यहाँ वाले में रुकावट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, कम करंट जाएगी। रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी करंट उतना कम होगा, रुकावट जितनी ज़्यादा होगी, यार टकराएंगे, वो आगे ठीक से मूव नहीं कर पा रहे इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि करंट कम जा रही है। करंट किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और वही दिक्कत कर रहा है, फ्लो ही नहीं हो पा रहा ठीक से, तो वही तो क्या हुआ, करंट कम जा रही है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, करंट कम जा रही है। अब बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, कोलिजन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, कोलिजन इंक्रीज करने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाएगा, पॉजिटिव आयंस वाइब्रेट होने लग जाएंगे ऐसे, और वो आपस में कोलाइड करने लग जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कोलाइड करने लग जाएंगे और तेज़ी से। तो यानी कि कोलिजन के बढ़ाने, टेम्परेचर के बढ़ाने से कोलिजन बढ़ जाता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर में चेंजेस करोगे तो रेजिस्टेंस में चेंजेस आ जाएंगे। तो चलो अब इसमें समझते हैं लॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। तो लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में क्या क्या है, देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, अभी पढ़ा हमने कि अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और दूसरा भी हमने पढ़ा कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे, मतलब मोटी कर दोगे वायर, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ज़्यादा करंट चल जाएगी। अगर इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख लूँ तो कैसे लिखूंगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। जब इस साइन को हटाया जाता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है और एक क्या आता है, इज इक्वल्स टू आता है, साथ में इज इक्वल्स टू आता है और साथ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जैसे मैंने इज इक्वल्स टू लगाया, साथ में क्या लगाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, तो ये जो रो है ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। क्या होता है, रेजिस्टिविटी। अब भाई ये क्या बला का नाम है, सुन लो, रेजिस्टिविटी, या बोल सकते हो क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है क्या एक्चुअल में। अब एक काम करो, इसको जरा डिफाइन करने के लिए देखो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करा जाता है इसको। तो R इज इक्वल्स टू रो, अगर आप किसी कंडक्टर को, ऐसा कंडक्टर लो जिसकी लेंथ क्या ले लो, 1 यूनिट डिस्टेंस की ले लो, यूनिट लेंथ ले लो, मतलब 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो लेना है, ठीक है। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या ले लो, यूनिटी ले लो, ये भी यूनिट और ये भी कैसा हो, यूनिटी हो, ठीक है। ये यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये क्या हो, यूनिट लेंथ ले लो, यूनिट डिस्टेंस की लेंथ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये जो अब जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, देखो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, एल की वैल्यू क्या 1, यूनिट मतलब हो गया 1, ए क्या हो गया 1, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, रो। ओ माई गॉड, क्या है ये, रो जो है, ठीक है, वो आर ही है, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन नाम बोल दिया गया ना स्पेसिफिक, तो कुछ चीज़ों को फिक्स कर दिया गया है, स्पेसिफिक बना दिया गया है
कि लेंथ हमेशा क्या लेनी पड़ेगी, यूनिट लेंथ, मतलब वो जो कंडक्टर होगा उसको उस पूरे कंडक्टर में से हमें कितनी की लेंथ देखनी पड़ेगी, यूनिट लेंथ देखनी पड़ेगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या देखना पड़ेगा, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं क्या बोलूँ, ये बड़ा सा कंडक्टर है तुम्हारे पास, ठीक है, और ये 10 मीटर की लेंथ का है, और ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर ही ले रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा है ये, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा तब तो मैं लिखूंगा आर, कि इसका कुछ रेजिस्टेंस है वो है आर। रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी इतनी बड़ी की रेजिस्टेंस नहीं होगा। रेजिस्टिविटी सिर्फ इसके 1 मीटर तुमने लिया, इसका लिया तुमने क्या 1 मीटर यूनिट लेंथ ली, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लोगे 1 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लोगे 1 मीटर स्क्वायर। तब जो रेजिस्टेंस इसका आएगा वो क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। तो हमने स्पेसिफिक कर दी, भैया इतना नहीं लेना हमें, अगर तुम पूरे कंडक्टर को लोगे तब तो रेजिस्टेंस बोलोगे, लेकिन आप यूनिट लेंथ की लोगे जिसका एरिया क्या है, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो तब जो उसका इतने पोर्शन का जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टिविटी है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है, ओम्स भाई साहब ने इनका एक्सपेरिमेंट करा था, रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, तो उनके नाम पे पढ़ा गया है ये। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। मैं बता दूं यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होगी, रेजिस्टिविटी की होगी ओम मीटर, ठीक है, यहाँ पे लिखें इसे, छोड़ो, ठीक है, मतलब कहाँ पे लिखूँ कर ही लेते हैं, छोड़ना क्यों है, ये इसको मिटा देते हैं। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, देखो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इसकी सबकी यूनिट पुट कर दो। रेजिस्टेंस को किस में लिखते हैं, ओम में, रो इसको किस में लेंगे, मान लो मीटर में ले रहा हूँ, इसको किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में ले रहा हूँ, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रो इज इक्वल्स टू किस में आ रहा है, ओम मीटर, तो ओम मीटर इसकी यूनिट होती है, किसकी, रेजिस्टिविटी की। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा उसमें हम ओम्स लॉ के बारे में सीखेंगे मजेदार ढंग से।